Ramnath Kovind has been duly elected to the office of the President of India. आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ को जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। रामनाथ कोविंद भारत के नए राष्ट्रपति होंगे और यह भारतीय संविधान की ही ताकत है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई भी शख्स हो, वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए तो आपको कई नाम जहन में आएंगे। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, के.आर. नारायणन और अब 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद किस मिट्टी से निकले, किस परिस्थितियों और किस स्थितियों से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे। आज हम रायसीना हिल्स और राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने से पहले आपको लिए चलते हैं उसी मिट्टी में, उसी गांव में, उसी आबो हवा के बीच। रायसीना की पथरीली जमीन से हम उतर आए हैं गांव की पगडंडियों पर। यह वो गांव है जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जहां पर जन्म हुआ, यहीं पे बचपन बीता और सही मायने में कहें तो जिंदगी के संघर्ष, ईमानदारी का पाठ और जद्दोजहद करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, शायद कह सकते हैं इसी गांव ने बताया। रातों रात हिंदुस्तान के मानचित्र पर इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। कभी ये आम गांव था, अब देश के प्रथम नागरिक का गांव बनने जा रहा है। परौख गांव, सपने खाक से उड़कर आसमान में चमक रहे हैं। गांव में बसे हिंदुस्तान की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर पहली नजर में दिल कह सकता है आजादी के 70 बरस बाद हालात सुधरे नहीं हैं। मिट्टी का रंग ही भारत का रंग है, तभी तो जिंदगी जीने का संघर्ष इसकी मिट्टी में समाया है। और कल्पना कीजिए, आजादी मिली तो 2 बरस का एक बच्चा इसी मिट्टी में रंगा गुथा आजादी की सौंधी खुशबू समेटे सोच भी सकता था कि एक दिन वो यहाँ से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद पर जा बैठेगा। ये सपना नहीं, संघर्ष है। और संघर्ष की गाथा इस मूक पीपल के पेड़ से ही पूछिए। मुझ में जीवन है, कल भी था, आज भी है। मेरी ही छांव में बच्चों की एक टोली हर सुबह पढ़ने आती थी। 1950 में जब देश में संविधान लागू हुआ, राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो मास्टर जी ने बच्चों को बताया राजेंद्र प्रसाद कितने विद्वान थे, आजादी के लिए संघर्ष किया, गरीबी से निकले थे राजेंद्र बाबू। बचपन में उनकी पढ़ाई भी खुले आसमान तले किसी पेड़ के नीचे ही हुई थी। और आज मेरी आंखों से आंसू टपक जाते हैं जब मैंने सुना मेरी छांव में पढ़ने वाला बच्चा रामनाथ देश का राष्ट्रपति हो गया है। खुले आसमान तले, पीपल के पेड़ तले बच्चों का पढ़ना और पढ़ते पढ़ते सच्ची लगन, कड़ी मेहनत, आगे बढ़ने के साथ जिंदगी में ईमानदारी और इन सब के साथ साथ कानपुर देहात के परौख गांव में इन गलियों में जब घूमिएगा और इस पेड़ तक पहुंचिएगा तो आपको एहसास होगा इस गांव की मिट्टी, उसकी सौंधी खुशबू, वहां की हवा। आइए जरा रामनाथ कोविंद जी के साथ, जिनका बचपन गुजरा और जिन्होंने यहाँ पर बैठकर पढ़ाई की, उन्हीं से पूछें ऐसा क्या है यहाँ की मिट्टी में। हाँ, याद है यहाँ पर जो है
5वीं और चौथी लगती थी, और उधर जो है 1 और 2 3 लगती थी, और पंडित जी उधर बैठते थे और मुंशी जी उधर बैठते थे। पंडित जी और मुंशी जी में अंतर क्या हुआ? वो जो है हेड थे और वो जूनियर थे। पंडित जी हेड थे जी, और मुंशी जी जूनियर थे। अच्छा, और पढ़ाई क्या होती थी? पढ़ाई जो है वही पहले जो है चलती थी, पौवे पाव दो पौवे अद्धे, यही चलते थे पहले। अच्छा। वही पढ़ाई होती थी, 1 आने 1 2 नी 2, यही पढ़ाई होती थी पहले। रामनाथ कोविंद जी कहाँ बैठते थे? हम और रामनाथ साथ ही साथ में आते थे घर से, और यहाँ इकट्ठे ही बैठते थे। स्लेट रहता था कि कॉपी रखता? पार्टी रखते थे, और कलम पहले बनती थी, मतलब चाकू से कलम से लिखा करते थे, और बोरका चलते थे पहले, तो उसमें जो है करखा हाँ, तो वो लेकर के हम दवा 2 मिट्टी का होता था, कुम्हार के यहाँ से लाते थे। एक कुमार और कम करते हैं, 10 बरस और कम करते हैं, 60 की उम्र में। आपके वक्त में गांव में क्या था? हमारे वक्त में गांव में प्राथमिक विद्यालय था, फिर इसके बाद में जूनियर बाद में आया, और फिर हमारे सब खड़े सहयोगियों ने इंटर कॉलेज खोला। हमारे जमाने में थे करीब 90 छात्र। 90 छात्र? 90 छात्र में से कितने छात्र यहाँ से निकले जो आगे चले गए? यहाँ सब निकलते ही चले गए, यहाँ कोई रुका नहीं, सब चलते चले गए आगे को, जो जहाँ पहुँच पाया पहुँच गया। गरीबी तोड़ती है संघर्ष, आगे बढ़ने का हौसला देता है, लेकिन यहाँ संघर्ष सिर्फ आगे बढ़ने भर का नहीं, बल्कि अपनों को गंवाने का भी। पीपल का पेड़ स्कूल था तो फरलांग भर की दूरी पर इसी जगह पर घास फूस का घर था, जिसमें आग लग गई और 5 बरस के रामनाथ कोविंद के सिर से माँ का साया उठ गया। माँ की मौत घर में लगी आग से हो गई। तब तो पूरा गांव ही घास फूस का था। बदहाली और बेबसी में रोते इस गांव में तब ना स्कूल था, ना ही सड़क, ना ही इलाज की व्यवस्था, ना ही हैंडपंप, ना ही बिजली। जमाने की रुसवाइयां अलग से। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का घर है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान के अतीत के पन्नों को पलटिएगा तो इसका एहसास होगा हिंदुस्तान कहां से शुरू हुआ था और किस अनुभव के साथ रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन रहे हैं। जी, जिक्र 1952-53 का हम कर रहे हैं। यहां पर घास फूस का घर हुआ करता था। आग लग गई। उस आग में राष्ट्रपति रामनाथ जी की माता जी का देहांत भी हो गया, वो जल गई थी। पिता एक परचून की दुकान चलाते थे। किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी समाज से जुड़े थे, लोगों से जुड़े थे, और खास तौर से अपने समुदाय से जुड़े थे, अपने गांव से जुड़े थे, असर उसी का 2001 में उन्होंने अपना ये घर गांव वालों को दे दिया, ये कहकर दे दिया कि यह अब मिलन घर है। यानी कोई बारात गांव में आए तो यहीं रुके, यहीं रहे। तमाम स्थितियों में जब भी कोई उत्सव होता है तो कह सकते हैं दिल धड़कता है गांव का, तो वो धड़कन कहीं ना कहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी मिलती होगी। उनके ये दिमाग में आया कि कहनो यहाँ सब लोग जो बारात साला बन गया है, मैं सब लोग इसमें निस्तार करेंगे और सब लोगों की बारातें आएंगी। सब लोग सहयोग के लिए छोड़ दिया कि सब लोग की बारातें जितनी हैं सब यहीं पर रहें। नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो घर ही दे दिया गांव को कि ले जाइए हमारा गांव। माने अब ऐसी स्थिति होती नहीं है, तो उनके दिल में ये बात कैसे आई रामनाथ जी? ये रामनाथ कोविंद के इसलिए आई कि उनको इसका उस्ताद था गांव से कि बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये बनवा दिया बारात साला, तो गांव वालों के लिए तो बनवाया है। 5 बरस की उम्र में मां का साया रामनाथ कोविंद के सिर से उठा तो पिता ने मां की भी भूमिका निभाई। पिता की छोटी सी किराने की दुकान, धर्म कर्म वाले व्यक्ति तो कभी मंदिर में बैठना भी हो जाता, लेकिन 5 बेटों में सबसे छोटे रामनाथ में तो पढ़ने की तड़प थी, सब कुछ जानने की लगन थी। पेड़ तले पढ़ाई कर 5वीं पास की और फिर रास्ता 6 किलोमीटर दूर खानपुर के परिषदीय विद्यालय की दिशा में जा पहुंचा। हर दिन 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, लगभग 3 बरस। 8वीं पास की तो पढ़ाई के लिए रास्ता शहर जा रहा था, यानी गांव छूट रहा था। मगर अमिया चुराना, गन्ने के रस से बनने वाले खीर का स्वाद भी गांव में ही छूट गया। और अब
साथी याद करते हैं। वो हमको बताए कि हमको जो है अमिया तोड़ने का शौक था, सही है क्या? हाँ, वो तो छोटे भी काम है लड़कन को। अच्छा। हाँ, वो तो काम है लड़कन को भाई। और एक चीज और बताए कि जो गन्ने का रस का खीर बनता है, हाँ, क्या कहते हैं उसको? रस्यावल कही जाता उसका। रस्यावल। हाँ। अच्छा। हाँ। वो बड़ा बढ़िया होता है। हाँ, अच्छा होता है। अच्छा। अब आप अब खाइए नहीं रहते ऐसे तो है ना, आप किसाने के लड़का हो कम से कम, हैं? तो खाई तो यही करो। नहीं शहरों वाले खाते यार, ऐसा नहीं कि खाते। ये तो ठीक है कि गन्ने के रस का खीर तो खाए हैं, लेकिन रस्यावल कहा जाता ही नहीं पता। वही का रस्यावल, वही का अच्छा, रस्यावल। अमिया तो हर जगह अमिया ही रहता है। वो तो हर लड़कपन में हर कोई तोड़ता है। रामनाथ गोविंद जी, एक साथी सीताराम, दूसरे साथी अब्दुल रहमान, एक साथी जिन्होंने मिडिल तक की पढ़ाई की, 7वीं तक साथ पढ़े। दूसरे साथी जिस पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी वहां अब्दुल रहमान साहब भी पढ़ते थे। आपने कहाँ तक पढ़ाई की साथ में? 5वीं तक है। 5वीं तक पढ़ाई की जी। कैसे होती थी पढ़ाई उस वक्त? पढ़ाई तो उस वक्त पौवा अड्डा ही चलते सब, यानी गिनती हाँ। लिखा पढ़ी सब। हाँ। तो क्या पहाड़ा याद खाली कराया जाता था? पढ़ा हो वही अड्डा पौवा। अच्छा। हाँ, उसमें क्या होता था जो आप बता रहे हैं, पौवा क्या? यही सवाल पूछे जाते अच्छा। सब। हाँ। अच्छा। और कैसा था, मतलब उस समय का कुछ याद है आपको कि जब पढ़ाई करते थे? रामनाथ गोविंद जी भी थे, कुछ याद है? याद का यही याद, हम लोग संग पढ़ते थे खूब, उनको लिबा करके उनके यहाँ हम लोग आते थे, मुनिया मूंगफली लड़का में लेने। हाँ। गोविंद जी के साथ। हाँ। और लेके फिर हम लोग फिर वहीं जाते थे स्कूल में। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री हमें यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान नहीं। नेहरू जी थे, याद है? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद है ना? हाँ 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 हाँ, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। हाँ 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 हाँ। और आपने बोला मुरारजी देसाई आपको क्यों याद आए? रामनाथ जी के, श्री गोविंद जी के उनके साथ ही में दिल्ली में जो थे वकालत करते थे, तब उनसे बड़ा अच्छा संपर्क था मुरारजी देसाई का। हाँ, हाँ, ये याद है, ये आपको याद हाँ, है। साथ ही में रहते थे। साथ ही में। तो आप लोग जहाँ पढ़ाई किए उस स्कूल हम लोग चले हैं? चलो हैं, उस स्कूल चले जहाँ पर पढ़ाई किए? चलिए हम लोग वहीं चलते हैं जिस स्कूल में पढ़ाई हुई। बिखरी हुई ईंटें, दरअसल ये प्रतीक इस बात की है कि इसी जगह पर एक वक्त रामनाथ गोविंद जी खानपुर के जूनियर स्कूल में पढ़ा करते थे। अब वो स्कूल मटिया मेट हो चुका है, कहें तो नेस्ता नाबूद हो चुका है। सिर्फ चंद निशानियां हैं पत्थरों के तौर पर कि कभी यहां पर कोई स्कूल हुआ भी करता था। और वो वक्त, वो दौर 50 के दशक का है। और मौजूदा वक्त में इस जगह पर कई स्कूल खुल गए, लेकिन इस स्कूल की पहचान कोई ये कहे कि राष्ट्रपति ने 5वीं से 8वीं तक की पढ़ाई कहाँ की, तो यहीं पर की थी। खंडहर बता रहा कि था, और सब जानकारी तो पक्की। ये स्कूल कब गिरा दिया गया? गिर गया अपने आप, करीब करीब 6-7-8 साल के भी पहले। अच्छा। और ये जमीन और ठीक था किसका ये स्कूल? बस वो नहीं की थी, क्या नाम, मकसूदन सिंह के पिताजी की। अच्छा। वो क्या करते थे? वो जिम्मेदार थे। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जंगल ही है। तो सब पूरा गांव जंगल हो गया सर। और गांव में स्कूल सरकारी बिल्डिंग में स्थापित हो गया। जिस स्कूल में पढ़े अब उसी की इमारत अगर नहीं है तो अब उनको क्या करना चाहिए? अब उन्हें वो बनाओ चाहिए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, जो कुछ बनाए उसमें कुछ करना चाहिए उनको। राष्ट्रपति बन रहे हैं तो यहाँ पे कुछ उन्नत होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो कम से कम जब से वो राष्ट्रपति बन रहे हैं तो उनसे हम लोगों को भी तो लाभ मिलना चाहिए। आखिर वो यहाँ से पढ़े हैं, उनका यहाँ नाम रहा है, मान लो इस स्कूल से पढ़े हैं, आज बिल्डिंग गिर गई है, तो कम से कम जब बन रहे हैं तो उनको आगे थोड़ा सोचना भी चाहिए, इस गांव के बारे में सोचना चाहिए। परौग गांव से 6 किलोमीटर दूर खानपुर में मिट्टी का वो स्कूल आज मिट्टी में ही मिल चुका है। वक्त का साया गहराता गया। गोविंद के कदम नई मंजिलों को चूमना चाहते थे, पढ़ाई करनी थी, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। पिता की हालत ऐसी नहीं कि शहर में रख सके,
फीस दे सके, पढ़ा सके, तो रामनाथ ने कुछ मदद के आसरे ही पढ़ाई के साथ साथ कमाई के लिए कुछ काम करना भी शुरू कर दिया। तो गांव छूटा और कानपुर के इस BNSD स्कूल में नाम लिखा लिया। तब गांव में 4 दीवारी भी पक्की नहीं थी, स्कूल खुले मैदान सरीखा था और पढ़ने या स्कूल में नाम लिखाकर भी ना पढ़ने के बीच बहुत महीन रेखा थी। लेकिन रामनाथ डिगे नहीं, कड़ी मेहनत और लगन तले जुटे रहे, पढ़ते रहे, बीच बीच में गांव भी जाते और तभी सोचा भी करते जब सक्षम हो जाऊंगा तो गांव में सड़क बनवाऊंगा, स्कूल खुलवाऊंगा, इलाज के लिए प्राथमिक केंद्र होगा। और संयोग देखिए, आज गांव में जो है उसके पीछे रामनाथ कोविंद की मेहनत है। तो गांव में RC सड़क हो, स्कूल हो, बैंक हो, लड़कियों के लिए झंकारी भाई इंटर कॉलेज हो, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल हो, रामनाथ कोविंद ने हर चीज के लिए मेहनत की, गांव की खुशबू अपने भीतर समा कर रखी। और ये आज भी गांव वाले उनके हर बार गांव आने को याद करके बताते हैं। कभी कभी आते हैं। अच्छा, तो मुलाकात होती है? हाँ। तो क्या बातचीत होती है? सामने सामने तो बातचीत अब तो हो ही नहीं पाती। हाँ। अब कुछ लोग पहुंच पाते न, कहाँ पहुंच पाते, इतनी भीड़े हो जाती। हाँ। भाई जब आज तब बड़ा इंतजाम हो जाते। हाँ। तो तक कहाँ हम लोग पहुंच पाते, और देख ले तो इसे ठीक। तो इस गांव की पहचान एक झटके में बदल गई, लेकिन बुनियादी बनावट हिंदुस्तान के दूसरे गांव जैसी ही रही। हिंदुस्तान के हर दूसरे गांव की तरह देश के राष्ट्रपति के गांव में भी पीने का साफ पानी नहीं मिलता, 24 घंटे बिजली नहीं आती, सिंचाई के साधन और रोजगार अब भी नहीं पहुंचे। परौग गांव का एक सच, गांव के भीतर की दलित बस्ती भी है। अब सफाई नहीं साहब, ऐसे गंदा है, नाला फाला सही नहीं है, वही से है। गांव में अस्पताल नहीं है, नालियाँ सकरी बनी है, पानी अवरुद्ध होता निकलता नहीं है। कहेंगे कि इसको चकली बनाए और जिससे पानी का निकास हो, और गांव के बाहर आसपास जो घूरे पड़े हैं उनको हम ज़्यादा कहते हैं कि इनकी हटवा करके और दूसरी जगह जहां ये जगह घूरन की पड़ी है वहां जो है डलाए जाए। रामनाथ कोविंद हर हालात से वाकिफ थे और देश के हालात से भी। इसीलिए तो दूसरी बार राज्यसभा में चुने जाने के बाद नवंबर 2001 में गांव पहुंचे तो यहाँ के प्रभावी समाज के ठाकुरों और सोने और चांदी के 11 मुकुट स्वागत के लिए बनवाए। लेकिन रामनाथ कोविंद ने यह कहकर मुकुट वापस कर दिए कि इससे एक फंड बनवाओ और उन लड़कियों की शादी करवाओ जिनकी शादी पैसे की तंगी की वजह से हो नहीं पाती। तो कहीं न कहीं गांव के लिए रामनाथ कोविंद का दिल भी हमेशा धड़कता रहा। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की सादगी, गांव से जुड़ाव से खासे प्रभावित रामनाथ कोविंद का दिल भी गांव के लिए हमेशा धड़का। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उनकी प्रतिमा ठीक उसी राजभवन के सामने लगी है जिस राजभवन से निकलकर अब देश को 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद मिले हैं। यानी ये किसने सोचा होगा कि जिनकी छांव में राजभवन में रहते हुए राज्यपाल के तौर पर रामनाथ कोविंद मौजूद थे, अब वो यहां से निकलकर देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 तारीख को पद संभालेंगे। और शायद सादगी रामनाथ कोविंद जी के मिजाज में रही। दिल तो गांव में ही बसता है, तो गांव की सादगी राज्यपाल रहते हुए पटना राजभवन में भी नजर आती है। काम करने में बहुत ही उनकी सरलता थी, सबका ध्यान रखते थे, जितने भी स्टाफ हों उनके साथ काम करने वालों, इवन ड्राइवर बाहर भी कभी हम लोग गए हैं तो वो ये जरूर केयर करते थे कि ड्राइवर ने खाना खाया है कि नहीं खाया है। ये नहीं कि चले गए और अपना प्रोटोकॉल में ये रहे। प्रोटोकॉल के भी बहुत पक्के रहे, जितना सहज और सरल थे उतना उस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, प्रोटोकॉल बहुत फॉलो करते थे। रामनाथ कोविंद जी ने अपने काम से कैसे हर किसी को खुद का मुरीद बनाया, यह भी पटना के राजभवन में बतौर राज्यपाल कोविंद जी के कार्यकाल से समझा जा सकता है। उनका बागवानी से बहुत ही लगाव था, बागवानी था, वो कहीं बाहर भी गए तो बढ़िया पेड़ देखे या ये देखे तो उसकी ब्रीड लगाए। यहाँ राजभवन में भी उन्होंने बहुत सारी पेड़ को लगवाया है और खुद वो टहलने के समय वो देखते थे कि वो उसका कैसा ग्रोथ है, किस ढंग से है, कोई सूखा कि नहीं, किसी को पानी पड़ा कि नहीं। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद और राज्यपाल के तौर पर किसी राज्य में सर्वोच्च पद तो राज्यपाल का पद,
और किस तरीके से संविधान के जरिए और संविधान के अंतर्गत ही रामनाथ कोविंद जी काम करते, ये पटना के राजभवन में आकर समझा जा सकता है। जब वो काम करते थे तो राजनीति के उस टकराव से ऊपर रहे जिस टकराव के जरिए अक्सर माना गया कि विपक्षी राजनीतिक दलों के निशाने पर कहीं ना कहीं राज्यपाल मौजूदा वक्त में आ रहा है। लेकिन सहमति बनाई, काम किया, सबको मुरीद बनाया और जब चुनाव हुआ तो हर कोई साथ खड़ा हो गया। और सच यही, किताब प्रेमी या कहें कि पढ़ने के शौकीन रामनाथ कोविंद का संघर्ष पढ़ने के साथ खूब रहा। इसीलिए पढ़ाई के लिए गांव छूटा, लेकिन गांव के मुश्किल हालात को लेकर सवाल जो उनके मन में रहे वो हर मौके पर उभरे जरूर। कानपुर के BNSD इंटर कॉलेज के बाद कानपुर के DAV कॉलेज में पढ़ाई करते करते पहले कॉमर्स में डिग्री, फिर लॉ की डिग्री हासिल की। लेकिन जो सवाल हाशिए पर पड़े, तबके को आज भी परेशान करते हैं, उन सवालों को रामनाथ पढ़ते हुए भी उठाते रहे और इन्हीं सवालों ने उन्हें मोरारजी देसाई के करीब भी ला दिया। जब वो 40 बरस पहले देश के प्रधानमंत्री थे और सच यह भी, JP आंदोलन ने रामनाथ कोविंद की जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला। रामनाथ कोविंद जी पर बहुत ज्यादा प्रभाव JP का था और यह गांधी मैदान है। JP ने दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी गांधी मैदान से मुनादी की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। और रामनाथ कोविंद जी राजनीति में आए तो उनके जहन में कहीं ना कहीं JP थे और इसीलिए मोरारजी देसाई के सचिव के तौर पर भी रामनाथ कोविंद जी ने लंबे वक्त तक काम भी किया। लेकिन गांधी मैदान का एक महत्व, और शायद आने वाले वक्त में अगर कोई भी याद करेगा तो इस लहजे में जरूर याद करेगा, जब बिहार सरकार शपथ ले रही थी तो यही वो जगह है जहां पर राज्यपाल ने पहली बार किसी मंत्री को शपथ लेने के दौरान कहा कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द दरअसल आप गलत बोल रहे हैं। उपेक्षित और अपेक्षित का अंतर उन्होंने समझाया और यह भी पहली बार हुआ कि नेता को शपथ लेते हुए शब्दों को बदलना पड़ा। जी, वो तेज प्रताप यादव थे जिन्हें रामनाथ कोविंद जी सीख दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ज्यादा प्रभाव रामनाथ कोविंद जी के ऊपर शायद शिक्षा दीक्षा का रहा और शायद संवैधानिक तौर पर जो पद की शपथ लेता है उसे समझते बूझते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने का भी रहा। तो ज्ञान अर्जन, अनुभव या कहें बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिज्म कैसे किसी को राजनीति की लकीरों में उलझा नहीं पाती, ये नीतीश कुमार के समर्थन के ऐलान से सामने भी आया जब वो सबसे पहले राजभवन पहुंचकर अपने समर्थन का ऐलान करे आए। जनता दल यू ने सोच समझकर राष्ट्रपति के चुनाव में माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन करने का निर्णय लिया है। पटना का राजभवन यकीनन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए यह बेहद शुभ भी रहा, क्योंकि जिस वक्त वो यहां पर आए थे तो विरोध करने वाला और कोई नहीं, राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। राष्ट्रपति पद के लिए जब उनका नाम सामने आया तो समर्थन देने वाला पहला कोई शख्स था तो नीतीश कुमार ही थे। तो इस तरीके की छवि, इस तरीके से काम करने के तरीके को लेकर रामनाथ कोविंद चलते थे कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता था। और संयोग ऐसा, इसी राजभवन से निकलकर अब वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। लेकिन राजभवन के गलियारों से निकलकर चले चलिए कानपुर की गलियों में, जहां रामनाथ जी की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण बरस भी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। और रामनाथ कोविंद जब कानपुर के DAV कॉलेज में पढ़ा करते थे तब अक्सर कॉलेज में यह सुनकर गौरवान्वित महसूस करते कि उनके इस कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पढ़ाई की। DAV कॉलेज, यहीं पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पढ़ाई की। शुरुआती दौर में ग्रेजुएशन और उसके बाद लॉ की डिग्री यहीं से हासिल की। लेकिन इस मायने में यह कॉलेज बेहद महत्वपूर्ण है और शायद देश का एकमात्र कॉलेज है जिसने देश को राष्ट्रपति भी दिया और उससे पहले प्रधानमंत्री भी दिया। जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। कई मायनों में पहचान के साथ कानपुर का DAV कॉलेज है। हम पहुंचे तो हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां पढ़ाई की उसे समझने, लेकिन संयोग देखिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है, क्योंकि वो अक्सर यहीं पर छुपा करते थे
कमरा नंबर 10। ठीक ऊपर में अगर आप ध्यान देंगे तो उस तरफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पढ़ाई करते थे। और खासियत यह भी है कि यहां पर गोपाल दास नीरज हिंदी डिपार्टमेंट, जो उस दिशा में है ऊपर की तरफ, वहां वो पढ़ाई करते थे। महाविद्यालय की एक परंपरा होती है, उस परंपरा के वाहक वहाँ के छात्र होते हैं। जब वो इस महाविद्यालय को छोड़ते हैं तो आगे वो मशाल आने वाले छात्रों को दे के जाते हैं। प्रेरणा के रूप में, एक आइकॉन के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। अब एक अगला अध्याय और उस इतिहास में गौरवशाली जुड़ने जा रहा है रामनाथ जी का। कानपुर में पढ़ाई पूरी की तो भी पढ़ने का सिलसिला टूटा नहीं। कानपुर की गलियां छूटी तो दिल्ली की गलियों में रामनाथ कोविंद खड़े हो गए। कानून की पढ़ाई पास तो देश की सर्वोच्च परीक्षा देने की ठानी, आईएएस की परीक्षा। ये 1971 में बार काउंसिल में अपना नाम भी इनरोल करवा लिया, लेकिन इसी के साथ साथ रामनाथ कोविंद आईएएस की तैयारी में जुट गए। 2 बार परीक्षा दी, सफल हो ना पाए। तीसरे और आखिरी चांस में आईएएस की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए, लेकिन रैंकिंग नीचे थी। अलाइड सर्विस में थी, लेकिन लगा फितरत ये नहीं। दिल्ली में मन रम गया था। राजनीति को करीब से देखने समझने का वो दौर भी था। जेपी आंदोलन के लिए निकल पड़े थे। तमाम राजनीतिक दलों नेताओं की धुरी जेपी आंदोलन ही बन रहा था। संघ परिवार भी जेपी के पीछे खड़ा हो गया। तो दिल्ली में रहते हुए रामनाथ कोविंद को लगा देश के लिए नौकरी से ज्यादा जरूरी है सार्वजनिक जीवन अपनाया जाए। नौकरी छोड़ वकालत और राजनीति के सार्वजनिक जीवन को ही अपना लिया। आपातकाल की जद्दोजहद में देश उलझा तो रामनाथ उसी दौर में मोरारजी देसाई के करीब आ गए। मोरारजी देसाई के संघर्ष के दौर में निजी सचिव बन सियासत से भी रूबरू हुए और राजनीति में रहते हुए कड़ी मेहनत के साथ सादगी और ईमानदारी से भी। कोई मनमुटाव या कोई लड़ाई झगड़े वाली, तो ये बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब लड़ाई झगड़े की बात कभी ऊंची आवाज़ में उन्होंने मुझसे बात की। हाँ, इतने मतलब शिष्टाचार और इतने शालीन ढंग से रहते थे जीवन में। और मेरा शुरू से बचपन से उन्होंने सम्मान किया, मतलब बड़े भाई और भी थे दो, पर मुझको बहुत चाहते थे। रामनाथ कोविंद जब मोरारजी देसाई के साथ थे, उनके सचिव के तौर पर, तो अक्सर वो रायसीना हिल्स आया करते थे, यानी इंडिया गेट के इसी इलाके में। लेकिन तब शायद उन्हें इसका एहसास ना रहा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही रास्ता जो राष्ट्रपति भवन की दिशा में जाता है वो वहां चले जाएंगे। लेकिन वो दौर संघर्ष का था, और उस दौर में जो सवाल पार्लियामेंट में उठते थे, उन सवालों को लेकर वह खूब खुद को भी मथते थे। मोरारजी पीएम बने तो रामनाथ कोविंद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकीलों की टीम में शामिल हो गए। अगले ही बरस 1978 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में नाम रिकॉर्ड में भी आ गया। दिल्ली के सियासी गलियारों से कहीं ज्यादा कानूनी गलियारों में रामनाथ जी का वक्त गुजरने लगा। दिल्ली की 30 हजारी से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो गरीबी की वजह से पहुंच नहीं पाते, उन्हें मुफ्त कानूनी मदद देने की ठानी। और इसी क्रम में दिल्ली में मुफ्त कानूनी सहायता की एक सोसाइटी भी बनाई, जिसमें कई वकील शामिल थे। और शायद असर इसी का हुआ कि मोरारजी के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन रामनाथ कोविंद केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रहे। और 1994 में राज्यसभा में आने से पहले तक रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर रहे। इसी दौर में जनता पार्टी से होते हुए बीजेपी के साथ रामनाथ कोविंद जुड़ गए, यानी सक्रिय राजनीति के लिए सीधी दस्तक। ये भी अजीब विडंबना है, 1994 से लेकर 2006 तक रामनाथ कोविंद जी राज्यसभा के सदस्य तो रहे, लेकिन जब राज्यसभा में नहीं आए थे उससे पहले और जब राज्यसभा से निकल गए उसके बाद 2 बार वो चुनाव भी लड़े। का मुस्लिम में भी बहुत प्रभाव था, और 2007 में विधानसभा में मुस्लिम लोगों ने उनको सपोर्ट करा था, और वो हर आदमी को याद रखते हैं जो पुराने हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोगों को साथ जोड़ने का सिलसिला रामनाथ कोविंद ने छोड़ा नहीं, या कहीं छूटा नहीं। चाहे जिन जगहों से चुनाव लड़े, हार गए, उनके साथ भी खड़े रहे। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से एक बार संपर्क बनाया तो फिर हमेशा के लिए रखा। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जिस तरह दलित समाज के मुद्दों को रामनाथ कोविंद जी ने उठाया, उसे नितिन गडकरी ने बीजेपी अध्यक्ष बनते ही समझा और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। मेरे साथ काम करते समय
निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनके जैसा नम्र, शालीन और एक ट्रांसपेरेंट और समाज के शोषित पीड़ित समाज से जिसका प्रतिनिधित्व करता है, विद्वान है और देश की गरिमा बढ़ा सकता है, ऐसा व्यक्ति आज देश का राष्ट्रपति बना है। राष्ट्रीय पटल पर रामनाथ कोविंद जी नजर भी आने लगे, लेकिन इन सब के साथ बीतते वक्त में यूपी में जब बीजेपी चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही थी, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ मिलकर रामनाथ कोविंद ने बाखूबी बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का विस्तार किया, वह भी यूपी में। श्रीमान रामनाथ जी कोविंद जब महामंत्री बने थे तो शायद मेरे पदाधिकारियों में एकमात्र ऐसे पदाधिकारी थे कि यदि वो लखनऊ में हैं तो कार्यालय सुबह 9 बजे आ जाना और उसके बाद कार्यालय पर मुझसे भेंट करने के बाद आगे के सारे कार्यक्रमों को तय करना। राजनीति का रास्ता सीधा नहीं होता, वो कैसे आपकी नियति को बदल देता है। एक वक्त मोरारजी देसाई के साथ तो दूसरे वक्त यूपी की राजनीति में, लेकिन इन सब से हटकर देश के शिखर पर पहुंच चुके हैं रामनाथ कोविंद। कैसे? और यूपी में राजनीतिक तौर पर सक्रिय रामनाथ कोविंद ने मान लिया था कि अब यूपी में ही वक्त गुजरेगा और कानपुर शहर के कल्याणपुर में बकायदा घर भी बना लिया। हम आ गए हैं कानपुर की उस गली में जिस गली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सोचकर घर बनाया कि आने वाले वक्त में रहना होगा तो इसी घर में रहना होगा। तो पुश्तैनी घर परौक गांव में वह गांव वालों को दे दिया। झिझक में भी पांव नहीं टिके और कानपुर में भी अब रास्ता रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन का है। तो संभवतः जिंदगी किस मोड़ से कहां तक ले जाए, ये रामनाथ कोविंद के संघर्ष और ईमानदारी पूर्ण यात्रा से समझा जा सकता है। परिंदा खामोश हो तो यह मतलब नहीं उसे उड़ना नहीं आता, उसके परवाज कभी भी ऊंची उड़ान पर निकल सकते हैं। कानपुर के एक छोटे से गांव परौक से इस राष्ट्रपति भवन का सफर कोविंद के लिए खूबसूरत सपने का, खूबसूरत सच में बदलने की दास्तां है। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौक गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिंदगी का यही है सफर। और अब 25 तारीख को जब वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब दलित समुदाय का कोई शख्स देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होगा। KR नारायण के बाद रामनाथ कोविंद। देश के संविधान की ताकत यही है और शायद यही पहचान है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की।